नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो यूथ कंपटीशन की बुक आई है इकोनॉमिक्स को लेकर, उसके लिए बना रहे हैं। इसमें इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज जितने भी अब तक बैक ईयर जो प्रश्न हैं सबको अच्छे से सम्मिलित किया गया है। और इसमें साथ ही बहुत ही फैक्चुअल जो इंफॉर्मेशन है इकोनॉमिक्स की वो भी दिया गया है, तो इसीलिए इसको हम देख रहे थे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने इसके कई चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, तो उनको भी एक बार देख लीजिएगा। ये जो हम वीडियो आज जो बना रहे हैं वो 10वां चैप्टर का बना रहे हैं, जिसका नाम है विदेशी क्षेत्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? कांडला में हुआ था। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला में स्थापित हुआ था। यह एक ज्वारी बंदरगाह, याद रखिएगा। कांडला कैसा है? कांडला एक ज्वारी बंदरगाह है। इससे पहले हम लोग ने भी ये चीज देख चुके हैं। एशिया के सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि ईपीजेड इकोनॉमिक्स प्रोफेशनल जोन जो है कहाँ स्थापित किया गया था? वह किया गया था कांडला में किया गया। देखिए पर ये 2 बार परीक्षा में आ चुका है। यूपी पीसीएस जो परीक्षा में ये 21 में भी आ चुका है। एशिया का सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात कांडला में स्थापित हुआ था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड जो है एक सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना है और क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। सांता क्रूज निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भारत का दूसरा 1973 में स्थापित हुआ था। विश्व का पहला जो आप देखेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है वो 1959 में सैनन यानी कि आयरलैंड में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला निर्यात जो जोन बनाया गया था वह बनाया गया था विश्व में सबसे पहले आयरलैंड में बनाया गया था, और उसके बाद जो बना था वो भारत में 1965 में बना था, कांडला गुजरात में बना था। तो जो आयरलैंड में बना था वो सेशन के नाम से था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? वो सूरत में स्थापित किया गया। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र यानी फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सूरत में स्थापित किया गया, कांडला में। ज्ञातव्य है कि निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना का उद्देश्य देश के निर्यात वस्तुओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को एक जो है प्रभावशाली यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में 8 निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हैं जो कि इस प्रकार है: कांडला गुजरात, फिर कोचिन, फिर सांता क्रूज यानी कि महाराष्ट्र का, चेन्नई का तमिलनाडु, फिर है फाल्टा पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश और सूरत गुजरात में है। एक जोन बना दिया जाता है जहां सारे काम होते हैं और कुछ मतलब कि टैक्स वैक्स से उनको काफ़ी ज़्यादा रियायत दी जाती है, तो इसलिए इस तरह के जोन बनाए जाते हैं। गुजरात में कहाँ है? नोएडा में है, जहाँ से वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति लागू की गई। वर्ष 2005 में निवेश आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया जो फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ। नवंबर 2022 में भारत में कुल 270 विशेष आर्थिक जोन है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितने हैं? विशेष आर्थिक जोन जो है 270 हो चुके हैं। और विशेष आर्थिक जोन होने से फायदा भी ये होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात वस्तुएं करने का मौका मिलता है, देश का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ता है जो है जो। और साथ ही साथ आप एक चीज़ ये भी देखेंगे, जो भारत का भुगतान संतुलन है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहता है। अब है निम्नलिखित में से किस एक जगह मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? तो देखेंगे आप, वो है तिरुवनंतपुरम में मुक्त
जो नहीं है, कांडला गुजरात में है। मुंबई का भी हम लोग ने पढ़ा था शांतनु के नाम से। विशाखापट्टनम जो कि आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश, उसका भी हमने पढ़ा था। तो ये अभी ऊपर हम लोग ने पढ़ा था, इसको ध्यान रखिएगा। अब आएगा भारत का प्रथम निर्यात निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र यानी कि EPZ यानी कि का सृजन हुआ था, कहाँ हुआ था? कांडला गुजरात में हुआ था, 1965 में हुआ था। अब है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात माना जाता है। जो क्षेत्र वो आयात माना जाता है, जो कि आप देखेंगे गलत है। विशेष आर्थिक जो क्षेत्र होता है में से जाने वाली वस्तुओं को आयात ना मानकर निर्यात माना जाता है। वस्तु विशेष आर्थिक क्षेत्र के में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनी को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, जो कि बात सही है। विशेष आर्थिक जोन में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जाता है, जो मैंने अभी बताया था। इसके साथ ही इस क्षेत्र में उत्पादन इकाई स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों के अवधि के लिए करों के भुगतान से राहत मिलती है। उल्लेखनीय है 2005 में शुरू किए गए विशेष आर्थिक जोन के साथ विशेष रूप से परिभाषित उस क्षेत्र को कहते हैं जहां से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी कब हुआ? आप देखेंगे 2006 से प्रभावी हुआ। सेज नीति जो आप देखेंगे का प्रमुख बनाने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2005 में पारित विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम फरवरी 2006 में लागू हुआ। केंद्र व राज्य सरकारों के विभागों की अनुमति लेने की आवश्यक देरी ना हो, इसके लिए एक ही जगह सभी अनुमति प्रदान की जाने की व्यवस्था की गई। सेज एक्ट के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक गतिविधि जो है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना है। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना है। घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन करना है। रोजगार अवसरों का निर्माण करना है। आवश्यक वस्तुओं का विकास करना है। तो ये सब इसके जो है प्रमुख उद्देश्य हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और अपडेट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति 1998 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 3 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा, भदोही, मुरादाबाद तथा कानपुर में स्थापित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कार्यशील विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो स्वीकृति संख्या है वो 31 हो गई, यानी 31 तक बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने सूत्र भी ये दिया है, जो यूपी गवर्नमेंट का है वो भी दिया हुआ है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक सेज यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य नहीं है? तो देखेंगे विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना ये नहीं है, बल्कि विदेशी निवेश को बढ़ावा देना भी है। तो ये एक नहीं है डी वाला, तो ध्यान रखिएगा। अब भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी। कब की गई थी? आप देखेंगे तो अप्रैल 2000 में की गई थी। कब? अप्रैल 2000 में की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा 1 अप्रैल सन 2000 को की गई थी। सन 2000 याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, साथ ही निर्यात और एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा और समस्या रहित वातावरण प्रदान करना। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 को 5 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई। 10 फरवरी 2006 को प्रभावी हुआ। जो अभी ऊपर जो भी आपका क्वेश्चन में जो क्लैश आया था वो अब आपको समझ में आ गया होगा। कब बनाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन? सन 2000 में 1 अप्रैल को बनाया गया। और इसको जो कहते हैं अधिनियमित कब किया गया इस चीज़ को? ये 2005 में किया गया। फिर इसको जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति बनने के बाद यह कब प्रभावी हुआ? वह देखेंगे 2006 में प्रभावी हुआ। मैं मार्क कर दे रहा हूँ, एक बार इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डेट है।
देखिए हम लोग नहीं तो कोई घोषणा कर देते कि हाँ अब हम ये काम करेंगे, तो घोषणा की तारीख अलग होती है। उस घोषणा जो हमने किया है उसके क्या नियम कानून होंगे, उनको संसद में पेश कराने की तारीख अलग होगी। फिर वह राष्ट्रपति को के बाद वह जब कानून बन जब वो पारित हो जाएगा तो उसको लागू करने की तिथि और होगी। तो ये तीनों तिथि में आप डिफरेंट याद रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में गलत कथन पहचानिए। गलत कथन क्या है कि उपठेके हेतु कोई अनुमति नहीं चाहिए, जो कि गलत है। विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित ऐसे शुल्क मुक्त क्षेत्र होते हैं जहां सामान्य रूप से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदार आर्थिक नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत सुधारों से संपन्न होता है। भारत में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसके अनुसार आयात हेतु कोई अनुज्ञा का आवश्यक नहीं होती है। उत्पादन एवं सेवाएं दोनों गतिविधियों की अनुमति होती है। कस्टम अधिकारियों द्वारा आयात निर्यात पोतभार को नियमित जांच आवश्यक नहीं होती है। सेज का मालिक आयकर से मुक्त होता है। इसीलिए जो जब आयकर से मुक्त रहेंगे तो वहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार करना चाहेंगे। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां शुल्क मुक्त व्यापार होता है। भारत में सर्वप्रथम कांडला बंदरगाह गुजरात में मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद फिर आप देखेंगे कोचीन वाला आया था जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा हुआ था, देखेंगे आप एक बार फिर उसको मैं दिखा दूँ। यहीं पर, हाँ ये हमने पढ़ा था ना। 8 निर्यात जोन थे, सबसे कांडला, फिर कोचीन आएगा जो केरल का, फिर सांतूर जो महाराष्ट्र का आएगा। अब आगे देखते हैं। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी विकास के लिए, किसके? निर्यात उद्योगों के विकास के लिए की गई थी। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी, किसके लिए की गई थी? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी विकास के लिए, निर्यात के उद्योगों के लिए। निम्नलिखित में से किस एक को प्रोन्नति के लिए भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई थी? वह देखेंगे निर्यात उद्योग के लिए की गई थी। कंपनियों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है, जो है अभिदत्त पूंजी पर। ये हिंदी थोड़ा देख लेते हैं इसकी। अभिदत्त पूंजी कुल निर्गमित पूंजी का वह भाग होता है जो शेयरधारक द्वारा खरीदा जाता है तथा कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर दी जाती है। अब उसके बाद देखेंगे वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि से भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाना है। कब? 2020 तक का है। अब देखेंगे भारत में व्यापार सकल घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे भारत का व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात वर्ष 2018 में लगभग 3.4% कम था। भारतीय बाजार में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए वे अवसर मिले हुए हैं, वह निम्न में से किन क्षेत्रों में हैं? देखेंगे आप, वो पर्यटन के क्षेत्र में भी हैं, चिकित्सा संरक्षण के क्षेत्र में। आप लोग देखते हैं ना आजकल मेडिकल टूरिज्म चल रहा है भारत में, कि जो लोग विदेश से लोग यहाँ अपना इलाज कराने, कोई सर्जरी करानी जो सस्ते में हो जाए, विदेश में महंगी हो, तो विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं। परिधान मतलब कपड़े वपड़े का आप देखते हैं भारत में। कृषि के बाद ये दूसरा ऐसा क्षेत्र है परिधान वाला जहाँ सबसे ज़्यादा नौकरियाँ मिलती हैं। फिर चमड़ा का सामान है, जो जानते हैं, जो चमड़े के सामान यहाँ मिलते हैं। आप जानते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में फेमस है चमड़े के सामान के लिए। लेदर की बेल्ट, जैकेट, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। हाल के वर्षों में भारत की अधिक अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित करने में सफलता मिली है। उसका मेन कारण आप क्या देखेंगे? वह है जीवन बीमा व्यवसाय में, बैंकिंग क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हुई है। फिल्म निर्माण में वैसे ही चल रहा है। एक मेडिकल पर्यटन जो मैं बता रहा था ना, इसमें भी जो अब ज़्यादा तो पूंजी निवेश नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर देखी जा रही है कि इसमें पूंजी निवेश भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब है सुपर बाजार
होते हैं। एक कैसे होते हैं? ये फुटकर विक्रय संगठन होते हैं। सुपर बाजार कहते हैं ऐसे होते हैं जहां पास आपको फुटकर विक्रेताओं के लिए खोले जाते हैं। इंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य क्या है? इसमें देखेंगे निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, जो हमें मान लीजिए कि हमें कोई चीज़ भारत से बाहर भेजनी है लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ हमें मंगानी भी पड़ेगी इंडिया में, तो उसे कहते हैं इंट्री पार्ट व्यापार कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंट्री पार्ट व्यापार का अर्थ है कि भारत विदेशों से वस्तुओं का आयात करके उन्हें उनके पड़ोसी देशों को निर्यात करता है। जिसके पास समुद्र तट नहीं है वह निर्यात के लिए आयात की स्थिति है। ऐसे व्यापार के विस्तार के लिए जहाजी बेड़े फिर विकसित होना चाहिए। इस दिशा में काफ़ी प्रयास की आवश्यकता है। पुनर्निर्यात भुगतान नेपाल, अफगानिस्तान, इराक, ईरान आदि देशों के साथ होता है। जो लैंडलॉक कंट्री होती है उनके लिए ये किया जाता है। जैसे भारत क्या करता है, विदेशों से वो कच्चा जो तेल होता है, जिसे जो कच्चा तेल होता है वो उसे मंगाता है, फिर वो उस कच्चे तेल को संशोधित करता है, उसमें से पेट्रोल निकालता है, डीजल निकालता है, फिर उसमें से आप देखेंगे कि ग्लिसरीन निकालता है, काफ़ी कुछ निकालता है। फिर उनको अलग अलग देशों को, जैसे नेपाल, भूटान, इन सब देशों को वो पेट्रोलियम पदार्थ जो संशोधित पेट्रोल है उसको बेच देता है। लेकिन भारत जो है अक्सर जो है कच्चे तेल ही मंगाता है और यहाँ पास उसको जो है संशोधित करके जो पड़ोसी देशों को बेच देता है। इसे ही इंट्री पार्ट व्यापार कहते हैं। अब अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? इसका है सेवाओं का निर्यात। देखिए सेवाएं होती है, जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ से बैठे आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा? आपको कोई सामान तो देगा नहीं, तो क्या करता है? वो करता ये है कि आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ सेवाएं प्रदान करता है, उसी के बीच उसी के लिए वह पैसा लेता है। उसे ही कहते हैं अदृश्य निर्यात कहते हैं। अब आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को जाना जाता है, उसे सीमा शुल्क कहते हैं। क्योंकि एक जो अगर आप विदेश से कोई वस्तु जब भारत में आती है, किसी भी देश की सीमा पे आती है, तो वह सीमा कर लगता है। और साथ ही जब वो विदेश में या किसी अन्य स्थान पर निर्यात होती है तो वहाँ पास भी जो है जो सीमा शुल्क देना पड़ता है, उसे ही कह की बात यहाँ हो रही है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी संस्था निर्यात व्यापार के जोखिम का बीमा करती है? वह देखेंगे आप। निर्यात साख एवं गारंटी निगम करती है। यह अभी चर्चा में थी, इसलिए चर्चा में थी कि आपको याद है कुछ सालों मतलब कुछ महीनों पहले क्या हुआ था, जो सुएज नहर के पास आप देखेंगे एक जहाज फंस गई थी। तो उस वक्त ये जो निर्यात साख एवं गारंटी निगम है यह चर्चा में आ गया था। अब भारत के निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? वह देखेंगे दालें। दालें निर्यात ना करके आयात की जाती हैं। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है लेकिन सबसे ज्यादा उपभोग करता भी है। उत्पादन होने के बावजूद भी यहाँ खपत इतनी ज्यादा है कि विदेशों से मंगाया जाता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं हैं? जो वो है जूट उत्पाद जो है वह परंपरागत वस्तु आजादी से पहले से यह चलता चला आ रहा है। अब है साख पत्र यानी एलसी दिया जाता है किसके लिए? एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, वो कहते हैं इंडेडेट से होती है। आयात की प्रक्रिया की शुरुआत इंडेट से होती है। आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अभिष्ट विदेशी विनिमय हेतु जो है प्रार्थना पत्र देता है। विदेशी निर्माण एक मिनट हाँ विदेशी विनियमनों के स्वीकृति के उपरांत आयात इंडेट के द्वारा निर्यात की वस्तुएं हेतु आज्ञापत्र करता है, जिससे आयात की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। भारत में जिन्सों यानी कि कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी होती है, कैसे उपयुक्त सभी होती है। भारतीय निर्यात की मंद प्रगति
का या के कारण क्या है आप देखेंगे तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे कि उच्च मूल्य है, विदेशी प्रतियोगिता है, निम्न स्तर का माल। फिर है आप देखेंगे शुद्ध निर्यात बराबर होता है किसके, जो होता आप देखेंगे शुद्ध निर्यात बराबर तो निर्यात माइनस आयात होता है। किस वर्ष फेमा की स्थापना की गई थी, वह देखेंगे 99 में हुई थी। भारत सरकार ने किसके FIRA यानी फेरा को प्रतिस्थापित किया था, वह देखेंगे फेमा ने प्रतिस्थापित किया था। किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंधन प्रणाली प्रभावी हुई थी, वह देखेंगे सन 2000 से प्रभावी हुई थी। फेमा यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतरिम रूप से लागू किया गया था, कब किया गया था, सन 2000 में लागू किया गया था। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम यानी कि FATCA क्रियाशील हुआ था, कब हुआ था, 30 सितंबर 2015 को क्रियाशील हुआ था। अब है निम्नांकित वैधानिक प्रावधानों के पारित होने में कालक्रम कौन सा अनुक्रम सही है, तो देखेंगे आप इसमें ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे जो एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम कब आया, 1969 में आया। फिर देखेंगे विदेशी नियमन अधिनियम जो आपको आएगा 1973 से आएगा। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 में आएगा और प्रतिस्पर्धा अधिनियम सन 2000 में आएगा। अब फिर आगे देखेंगे भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि है, क्या समय अवधि है इसके बारे में देख लेंगे कि भारत सरकार की नई विदेशी व्यापार नीति 2004 से 2009 तक अवधि से रही थी। यह नीति मुख्यतः दो केंद्रीय उद्देश्यों के मद्देनजर तैयार की गई थी। वर्ष 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी करना तथा रोजगार सृजन पर जोर देते हुए व्यापार नीति को आर्थिक विकास के एक कारगर साधन के रूप में प्रयोग करना है। इसके तहत अगले 5 वर्ष के निर्यात को औसतन 20% की वार्षिक वृद्धि प्राप्त करते हुए सन 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को 1.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में नई विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 की घोषणा 1 अप्रैल 2015 को की गई। विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 की समयावधि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। अब एक नई नीति ला दी गई है जो कि आप लोग करंट अफेयर के रूप में देखिएगा। अब जो कल हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम 41वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।